हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। लक्ष्य सीरीज का डे 16 होगा और रामबाण प्रश्न आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बस आप टिल द एंड तक वीडियो में बने रहिए और देखिए आज कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत बेहतरीन है। देखिए, समितियां गठित की जाती हैं, कमेटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड। तो जो कमेटियों का गठन होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की यहाँ पर बात हो रही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो इनका गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? क्या अस्थायी उद्देश्य के लिए किया जाता है या स्थायी उद्देश्य के लिए किया जाता है, या अस्थायी उद्देश्य तथा स्थायी उद्देश्य दोनों के लिए किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका सी, स्थायी और अस्थायी दोनों उद्देश्य के लिए इनका निर्माण किया जाता है, गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली नगर पालिका निगम एक, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एजा, क्या ये एक कंपनी है, फर्म है, स्थानीय सत्ता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकल ऑथोरिटी, स्थानीय सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी संगठन में सदस्यों को मतदान करने का अधिकार होता है। इन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हैव द राइट टू वोट। उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या के अनुपात में, ये ध्यान रखना है किसकी बात हो रही है? सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो उनके द्वारा जो खरीदे गए हैं अंशों की संख्या के अनुपात में वोटिंग का अधिकार होता है, या उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में, जो उन्होंने पूंजी लगाई है, किसने कितना पैसा दिया है उसके आधार पर वोटिंग राइट होता है, या समान मताधिकार होता है, मतलब किसी ने कितना भी पैसा लगाया हो लेकिन सभी को समान वोटिंग राइट्स मिलेगा, या उनके द्वारा कुल आपूर्ति की गई राशि के अनुपात में, कि उन्होंने सबने मिलकर कुल कितना पैसा लगा है सबके उसके अनुपात में। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, किसी ने कितना भी पैसा लगाया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो इसके सदस्य होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को समान अधिकार वोटिंग्स के दिए जाते हैं, इक्वल राइट्स दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीपल ऑफ वीकर सेक्शन, जो कमजोर कमजोर तबके के व्यक्तियों के लिए व्यवसायिक संगठन का सबसे उपयुक्त रूप, किसके लिए बात हो रही है यहाँ पर? जो वीकर सोसाइटी वाले हैं, जो पर्सन, जो व्यक्ति गरीब गरीब हैं, जो कमजोर तबके थे, गरीब तबके थे, मतलब जो कमजोर तबके से हैं, जिनको बहुत कम पैसा है जिनके पास, और वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा अच्छा होगा? सहकारी साझेदारी फर्म होगा, सहकारी समिति होगा, एकल व्यापार व्यवसाय होगा, या संयुक्त पूंजी होगा? तो सही ऑप्शन होगा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम 10 मेंबर और अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं है, और ये धीरे धीरे अपने जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपनी ये समिति बना सकते हैं। इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जो भी प्रॉफिट होता है इनके वेलफेयर के लिए और इस सोसाइटी के डेवलपमेंट में ही वो खर्च होता है। और दूसरा, गवर्नमेंट से भी इनको ग्रांट मिल जाती है। तो सबसे जो अच्छा, सबसे जो उपयुक्त, बेस्ट जो इनके लिए ऑप्शन होगा, मोस्ट सुटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज, सेवा करना होता है, लाभ कमाना होता है, या अच्छे किस्म के माल का विक्रय करना होता है, या सरकारी सहायता का प्रयोग करना होता है? तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, सेवा करना। सेवा करना ही इनका उद्देश्य होता है, ना ही ये लाभ कमाने के लिए इकट्ठे होते हैं, और ना ही ये अच्छे किस्म के माल का विक्रय करने के लिए इकट्ठे होते हैं, ना ही ये सरकार का सहायता के लिए इकट्ठे होते हैं। वो अलग बात है कि सहायता सरकार से ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए ये बनाते नहीं है। इनका मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है एक दूसरे की सेवा करना, सर्व करना, समाज की और साथ में मेंबर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधारभूत विचार जिस पर एक सहकारी समिति बनाई जाती है कहलाता है, द बेसिक आइडिया ऑन विच अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बिल्ट इज कॉल्ड। एक ऐसा एक ऐसा विचार, एक ऐसा आधारभूत विचार,
एक ऐसा बेसिक आइडिया जिस पर एक सहकारी समिति बनाई जाती है, तो वो होता है संगठन में शक्ति होती है यह सोचकर, या सबके लिए एक, एक सबके लिए, सब एक के लिए, या हम संगठित होकर प्रतियोगिता का अच्छा सामना कर सकते हैं, या विविधता में एकता। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी। ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक सबके लिए और सब एक के लिए, बीपीएससी ने भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, बीपीएससी ने ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए 4.0 में भी इसके पूछे जाने की संभावना है, इसे अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट, एक सहकारी एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो मिनिमम कितने मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है? तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, 10% कम से कम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना की जाती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर इज सेटअप बाय, किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, सहकारी समिति के रजिस्ट्रार द्वारा, या सदस्यों के द्वारा। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के द्वारा की जाती है, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रार होता है, ऐसे आपका सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सहकारी समिति का कौन सा उद्देश्य नहीं होता? यहाँ ये नहीं पूछ रहे उद्देश्य, यहाँ पूछ रहे कौन सा उद्देश्य नहीं होता है। बिचौलियों को समाप्त करना, लाभ अर्जित करना, आपसी हित को बढ़ावा देना, या अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना, टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, टू अर्न प्रॉफिट। ये लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य ये इकट्ठा नहीं होते हैं। ये जो इसका फॉर्मेशन होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होती। वो अलग बात है कि इनको प्रॉफिट होता है, लेकिन उस प्रॉफिट को ये मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं एज अ प्रॉफिट या एज अ डिविडेंड। तो यहां पर इनका उद्देश्य क्या नहीं होता है? प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सहकारी का पूल सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन? कोऑपरेशन का कौन सा बेसिक प्रिंसिपल नहीं होता है? एक सदस्य एक वोट, एक वोट होगा एक वोट, या सभी एक के लिए और एक सब के लिए, या एक अंश एक वोट, न लाभ न हानि। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, वन शेयर वन वोट। वन शेयर वन वोट, ये इसका पूल सिद्धांत होता है। या सिद्धांत की बात करें, ये वाक्य नहीं पूछ रहे कि कौन सा होता है। वाक्य तो इसमें ये भी होता है कि एक सभी के लिए और सभी एक के लिए। इसमें है, पूछा है कि कौन सा नहीं है, कह रहे हैं ये पूल सिद्धांत नहीं है। एक सदस्य एक वोट बिल्कुल होता है, एक सदस्य एक वोट का होता है, और सभी एक के लिए और सब एक, और सब के लिए एक, ये भी होता है। और साथ में न लाभ न हानि, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन क्या नहीं होता है इसमें? वन शेयर वन वोट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक शेयर लोगे तो आपको एक वोट देने का अधिकार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक वोट एक शेयर, ऐसा नहीं है कि दो शेयर लोगे तो आपको दो वोट देने का अधिकार मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन सी, ये इसके सिद्धांत में नहीं आता है। और यही पूछा था कि बताइए इसके सिद्धांत में कौन सा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कथन की स्व की सहायता और प्रत्येक सबके लिए पूर्णतः संबंधित है। द स्टेटमेंट सेल्फ हेल्प एंड ईच फॉर ऑल इज बेसिकली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? संयुक्त हिंदू परिवार की फर्म से, या सहकारी उपक्रम से, या साझेदारी फर्म से, या संयुक्त स्कंद कंपनी से। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, मतलब सहकारी उपक्रम से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह व्यापार जहां केवल पुरुष सदस्य ही वह व्यापार जहां केवल पुरुष सदस्य ही सदस्य साझेदार हो सकते हैं, केवल पुरुष ही साझेदार हो सकते हैं, महिला नहीं हो सकती। वह कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? सीमित साझेदारी व्यापार की बात हो रही है ये,
या संयुक्त हिंदू परिवार की व्यापार की बात हो रही है, या व्यापार का सहकारी रूप की बात हो रही है, या व्यापार का निर्यात एवं आयात पर हो रही है, या सीमित दायित्व साझेदारी व्यापार की बात हो रही है। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इसमें क्या होता है, जितने भी पुरुष होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। वो अलग बात है कि उड़ीसा में और बंगाल में, असम में एक अलग व्यवस्था है जहां पर महिलाएं भी लेती हैं, लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि जितने भी पुरुष होते हैं वो हिस्सेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व होता है। कर्ता कौन होता है? जो सभी मेंबर होते हैं उन मेंबरों में जो सबसे बड़ा होता है वही क्या होता है, वह कर्ता होता है, जो वरिष्ठ नागरिक होता है। ठीक है। तो इसकी जो लाइबिलिटी होती है, ये लाइबिलिटी कैसी होती है, इसकी अलग होती है इन सब से। तो कैसी होती है? संयुक्त परिवार में उसके हित की सीमा तक या असीमित होती है, या परिवार की संपूर्ण संपत्ति सीमा तक होती है, या सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत संपत्तियों की सीमा तक होती है। तो देखिए इसकी होती है अनलिमिटेड। इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और बाकी इन सब की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सॉरी, उस व्यवसायिक संगठन का प्रारूप का नाम बताइए जिसके प्रबंधक को कर्ता कहते हैं। एक ऐसा व्यवसायिक संगठन पूछ रहे हैं जो उसका प्रबंधक होता है, जो उसका मैनेजर होता है, उसके मैनेजर को क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। इंग्लिश में भी कर्ता, हिंदी में भी कर्ता। तो वो पब्लिक कॉरपोरेशन होता है, साझेदारी होती है, कंपनी होती है, संयुक्त हिंदू परिवार फर्म होती है। तो सही ऑप्शन होगा आपका, जहां कर्ता कहते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संयुक्त हिंदू परिवार के द्वारा संचालित व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि बताइए संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों द्वारा अगर ये कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो यहाँ अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका, क्वेश्चन में दोबारा कर दूं, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप देख लेना, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। एक संयुक्त हिंदू परिवार के द्वारा संचालित व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, निर्धारित नहीं की गई है, बस इतना बताया गया कि अधिक से अधिक 3 पीढ़ी इसमें शामिल हो सकती है। नेक्स्ट था आपका प्राधिकार का आधिपत्य, ये किसकी कुंजी है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की कुंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगा कि शायद कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है। इनमें से एक प्रबंधकीय कार्य को किसी स्टाफ सहायकों को नहीं सौंपा जा सकता है। नहीं सौंपा जा सकता है। वन ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शन कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू स्टाफ असिस्टेंट। किस कार्य को नहीं सौंपा जा सकता? संगठित करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, स्टाफ भर्ती करना, या योजना बनाना। तो ऑप्शन होगा ई, प्लानिंग जो है आप इसको किसी को नहीं सौंप सकते। तो ऑप्शन ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रबंध प्रक्रिया का एक भाग है? प्रबंध प्रक्रिया का भाग पूछ रहे हैं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट प्रोसेस का भाग पूछा गया है। नियंत्रण का विस्तार, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, या मूल्यांकन एवं नियंत्रण, या प्रबंध के स्तर या समादेश की एकता। तो देखिए प्रबंध मूल्यांकन एवं नियंत्रण, इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोल जो होता है ये आपके मैनेजमेंट प्रोसेस का ही एक भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडल भूमंडल भूमंडलीकरण मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह में वृद्धि करता है। ग्लोबलाइजेशन इनहेंस द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ श्रम की, पूंजी की, तकनीक की, यह सभी सही है। तो ऑप्शन होगा सभी सही है। देखिए भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन में सभी देशों के बीच में स्वतंत्र रूप से लेबर का आदान प्रदान होता है, कैपिटल का आदान प्रदान होता है, और तकनीकी का भी आदान प्रदान होता है सभी देशों के बीच में, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य संरक्षक है, द मेन पैट्रन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। तो कौन है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या विश्व बैंक, या विश्व व्यापार संगठन, या अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। तो उसका सही ऑप्शन होगा आपका WTO। इससे रिलेटेड एक जान के और रख लें कि देखिए WTO जो है इसकी अगर हम स्थापना की बात करें, अगर इसके गठन की बात करें, तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था। और कहाँ से हुआ था? पहले क्या था? गेट था आपका। ठीक है, गेट से हुआ था। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है स्विट्जरलैंड में इसका
मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा, जो जिनेवा है इसमें स्विट्जरलैंड में, वहां पर इसका मुख्यालय है। ठीक है। और इसके अगर महानिदेशक, खैर महानिदेशक इतना नहीं पूछा जाता, बस यही इतना पूछा जाता है, इसको रख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी विनिमय की विधि नहीं है? विनिमय बिल, शाखा पत्र, हुंडी, या आपका तार अंतरण। तो ये होता है आपका हुंडी। ये विदेशी विनिमय की कोई विधि नहीं है, क्योंकि हुंडी स्थानीय हमारी इंडिया में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते को द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड वाज रिप्लेस्ड बाय। देखिए अभी तो इसकी हम बात कर रहे थे, तो जल्दी से बताइए, इसका WTO होगा, IBRD होगा, MTA होगा, IMF होगा? तो ये होगा WTO। अभी बताया था मैंने 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995 यही था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। इसको रिप्लेस हुआ था, इसकी जगह क्या आया आपका? WTO आया इस डेट में, 1 जनवरी 1995 में। तो ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ FIBP इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आगे आपको बताना है, इन्वेस्टमेंट के बाद पैकेजिंग होगा, पब्लिक होगा, प्रमोशन होगा, या प्राइवेट होगा? तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, प्रमोशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, ये इसका रूप होता है FIB का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों की तीव्र प्रगति के कारण है। द फास्ट ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में क्या कारण है? RD एंड, तकनीकी श्रेष्ठता, या अंतर्राष्ट्रीय छवि, या ये सभी सही हैं? तो ऑप्शन होगा आपका डी, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड को नवीन दूरसंचार नीति के अधीन वर्ष में स्थापित किया गया था। भारतीय संचार निगम लिमिटेड ये कब सेटअप किया गया? ऑप्शन है आपके लिए 1980, 1980, 2000, या 2011, या 1985। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 2000 में। अगर डेट की बात करें तो वो था आपका सितंबर, मतलब 15 सितंबर 2000 में इसको सेटअप किया गया था, 2000 में। ठीक है, तो आप देखिए वीडियो आपकी पूरी हो गई है। अब आप देखिए कितने कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराए हैं, आपका समय बचाया है। तो आपका इतना तो हक हमारा भी बनता है कि हम आपसे कह सके कि अपने दोस्त को वीडियो शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।